मित्रों, एक प्रकार से आज की ये समिट देश भर में होने वाली 3 अर्थ समिट का एक अर्थ समिट है और इसके पीछे हमारा लक्ष्य है देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को न केवल मजबूत करना, न केवल रोजगारी का सृजन करने के लिए बहुत बड़ा योगदान देना, परंतु हमारे अर्थतंत्र का एक मजबूत कंट्रीब्यूटर बनाने के लिए ये अर्थ समिट का आयोजन हम कर रहे हैं। 1930 में महात्मा गांधी जी ने कहा था, भारत को अगर आगे बढ़ना है तो भारत के विकास की कल्पना गांवों को बाजू में रखकर नहीं की जा सकती। दुर्भाग्य से आजादी के बाद कुछ ही सालों में महात्मा का ये मंत्र हम भूल गए। ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण अंग कृषि, पशुपालन और सहकारिता, ये तीनों महत्वपूर्ण अंगों को कहीं न कहीं नजरअंदाज करने का प्रयास किया गया। 2014 से देश में एक नए परिवर्तनकारी युग की शुरुआत हुई। श्री नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने और मोदी जी ने गांधी जी के वो मंत्र को फिर से एक बार सबके सामने रखकर उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। और ये केवल मोदी जी की मंत्रिपरिषद के साथी ये नाते मेरा आकलन नहीं है। मैं कुछ आंकड़ों के साथ बताना चाहता हूं। 3 मंत्रालय, वैसे तो चौथा भी लेना चाहिए था, उसमें भी बड़ा परिवर्तन हुआ है, मगर 3 मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय, ये तीनों महत्वपूर्ण मंत्रालय जो देश की 80% आबादी का भविष्य तय करते हैं, इनके विकास के आयामों की रचना करते हैं, ये तीनों मंत्रालय का संयुक्त बजट 2014 में 1,02,000 करोड़ था। सिर्फ 1,02,000 करोड़। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, सैन्य ये तीनों मंत्रालय को उन्होंने सुदृढ़ और परिणाम लक्ष्य बनाने का काम किया और 2025-26 में ये तीनों मंत्रालय का भारत सरकार का संयुक्त बजट 1,02,000 करोड़ से बढ़कर 3,15,186 करोड़, लगभग 3 गुना बजट की बढ़ोतरी कृषि मंत्रालय, ग्रामीण मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय में की। पशुपालन को अगर जोड़ देते हैं तो बढ़ोतरी 3.75 गुना होती है, मतलब 3.25 गुना बढ़ोतरी होती है, क्योंकि कृषि मंत्रालय में भी पशुपालन विभाग में भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी। इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, इस देश के अर्थतंत्र में ग्रामीण विकास, कृषि, पशुपालन और सहकारिता, इसको देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण अंग माना गया और उनके वित्त पोषण से लेकर उसकी पूरी व्यवस्था को संरेखित करने का काम भारत सरकार ने शुरू किया। और आज ये जो अर्थ समिट हो रही है वो इसी का है। मित्रों, देश ने तय किया है, आजादी के जब 75 साल हुए तब इस देश के 130 करोड़ लोगों ने एक संयुक्त संकल्प लिया है कि जब आजादी के 100 साल होंगे तब समग्र विश्व में हर एक क्षेत्र में हमारा देश प्रथम होगा। और अगर वे संकल्प की पूर्ति कर दी है तो सिर्फ कोरे आंकड़ों से नहीं हो सकती, जीडीपी से नहीं हो सकती। पूर्ण विकसित भारत की कल्पना में भारत के हर नागरिक की सुखाकारी समाहित है।
और अगर हर नागरिक की सुखाकारी के लिए काम करना है तो कोऑपरेटिव को छोड़कर, कृषि को छोड़कर, पशुपालन को छोड़कर, ग्रामीण विकास को छोड़कर नहीं हो सकता। इसलिए एक समग्र दृष्टिकोण को अपनाते हुए एक निश्चित रणनीति के तहत हमने तय किया है कि हम कुछ ही सालों में हर पंचायत में एक कोऑपरेटिव बनाएंगे। हमारे जो कोऑपरेटिव के मेंबर्स हैं वो 50 करोड़ से ज्यादा कोऑपरेटिव एक्टिव मेंबर बनाएंगे और जीडीपी में सहकारिता का योगदान 2023 से 3 गुना बढ़ाएंगे। ये 3 लक्ष्य अगर होते हैं तो कोई पीछे नहीं छूटेगा। हर एक व्यक्ति को काम करने का भी मौका मिलेगा, हर एक व्यक्ति के लिए सुविधाजनक जीवन भी हम दे पाएंगे और हर एक व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी हम दे पाएंगे। चाहे छोटे से गांव में पशुपालन करने वाली एक कृषक महिला है या अपने खेत में, छोटे से खेत में 2 एकड़ की जोत में ही क्यों न हो, कृषि करने वाला किसान है, वो सम्मान के साथ इस देश के अर्थतंत्र में अपना योगदान देगा और भारत के विकास की कल्पना की पूर्ति में वो बरोबर का हिस्सेदार होगा। ये अगर करना है तो हमने ग्रामीण विकास पर कई सारे पहलुओं पर नए सिरे से सोचना पड़ेगा और ये अर्थ समिति इसी का एक हिस्सा है। और मैं आज नाबार्ड को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत मन से बधाई देना चाहता हूँ। इन्होंने इसका थीम रखा है एम्पावरिंग रूरल इनोवेशन फॉर ग्लोबल चेंज। छोटे छोटे बदलावों देश और विश्व में परिवर्तन कैसे आ सकता है, इस पर चिंता करना, चिंतन करना और परिणाम लक्षी एक्शन लेना, ये तीनों ये अर्थ समिति के लक्ष्य हैं। मित्रों, पहला अर्थ समिति 2020-21 में हुआ है। जब साजी जी मुझे निमंत्रण देने आए तब मैंने उनको पूछा था कि भी अर्थ समिति में क्या हुआ, कौन कौन से विषय लिए, क्या परिणाम निकले। मैं उत्साहित हूं कि जब 3 समिति पूरी होगी, देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो ये 4 मंत्रालयों में बटी हुई है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बहुत बड़े प्रॉब्लम्स का हम बहुत अच्छा सॉल्यूशन ये अर्थ समिति के अमृत चिंतन से निकाल पाएंगे मित्रों। और हैदराबाद समिति ने मेरे जैसे कई लोगों को एक बड़ी आशा बंधी है और मैं मानता हूं कि गांधीनगर की ये समिति भी ग्रामीण विकास की परिकल्पना जिन्होंने सबसे पहले आज के जमाने में रखी, वो महात्मा गांधी की जन्मभूमि गुजरात में हो रहा है। मुझे आनंद है कि ये समिति भी बहुत अच्छे से होने वाली है। और दिल्ली में अगले साल 3री समिति होने वाली है, जिसमें नीति निर्धारण के आए हुए सभी विमर्शों का एक्शनेबल स्वरूप भी हम देश के सामने रखेंगे। इस समिति में अब तक 10,000 से ज़्यादा डेलीगेट्स, 1200 से ज़्यादा कॉरपोरेट्स, 500 से ज़्यादा स्पीकर्स, 300 से अधिक स्टार्टअप्स, 250 से अधिक एग्जीबिटर्स, 50 से अधिक इन्वेस्टर और 30 से अधिक वर्कशॉप, मास्टर क्लासेस वगैरह वगैरह चीज़ें हुई हैं। और जब ये 3 समिति समाप्त हो जाएगी, एक मजबूत खाका ग्रामीण विकास का, कृषि में आमूलचूल परिवर्तन का, कोऑपरेटिव को पारदर्शी, समावेशी और प्रॉफिटेबल बनाने का और पशुपालन को ग्रामीण अर्थतंत्र की रीढ़ की हड्डी बनाने का, ये चारों लक्ष्य हमारे निश्चित रूप से पूरे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। मित्रों, आज जो यहाँ पर समिट हो रही है उसमें गुजरात में प्राइवेटी सेक्टर लैंडिंग का जो पोटेंशियल पड़ा है, इसको 100% एक्सप्लोर करने के लिए ये समिट, मुझे विश्वास है कि बहुत
फायदे में रहेगी, बहुत उपयोगी रहेगी। और टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसको छोड़कर हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर आगे नहीं बढ़ सकता। कोऑपरेटिव ने भी ग्राहक की सुविधा की चिंता करने की आदत डालनी पड़ेगी। अब इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम था कि छोटी छोटी कोऑपरेटिव्स टेक्नोलॉजी के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, कनेक्टिविटी के लिए, डेटा स्टोरेज के लिए इतना बड़ा खर्च कहां से करेगी। मगर आपने अभी एक फिल्म देखा, अनेक प्रकार की सुविधाएं नाबार्ड ने सहकार सारथी के अंदर समावेश कर सारी ग्रामीण बैंकों को मुफ्त में सारी सुविधाएं देने का काम किया है। 13 से ज्यादा नए सेवा और प्रोडक्ट्स आज यहां पर लोकार्पण हुआ है। कलेक्शन सारथी, क्रॉस सेल सारथी, योजना संवर्धन, लोन सारथी, वेबसाइट सारथी। छोटे से छोटे बैंक को अपना वेबसाइट बनाना है, हो जाएगा। आपका डेटा स्टोरेज करने से लेकर सारी चीज की चिंता हो। और आज मैं आपके बीच में एक नई बात कहकर जाता हूं जिसे मेरा मंत्रालय 2 साल से मेहनत कर रहा है। आशीष भूटानी और इनके साथी लगे हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ अंततोगत्वा ग्रामीण बैंकों के सारे डिस्ट्रिक्ट बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और खेती बैंक और सारे देश भर के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एक ही अम्ब्रेला के नीचे कोऑपरेटिव बैंकिंग का एक मजबूत तंत्र बनाएंगे। और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि बड़े से बड़े प्राइवेट बैंक के पास जो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, गुजरात में है, इसलिए कहता हूं कि डीसा शहर की एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को भी वो उपलब्ध करा देंगे और उस पर कोई आर्थिक बोझ नहीं आएगा। हर डिस्ट्रिक्ट बैंक के साथ होगा, हर स्टेट बैंक के साथ होगा। और ये सारा इनकी वसूली, डिसबर्समेंट, इनके अप्राइजल की प्रक्रिया को, लीगल डॉक्यूमेंटेशन को, केवाईसी को टेक्निकल रूप से करने के लिए, वेबसाइट को बनाने के लिए, और सबसे बड़ी बात, क्योंकि अब कोऑपरेटिव बैंकिंग एक्ट के तहत लिया गया है, तो आरबीआई के सभी मानकों को पूरा करने के लिए ये ऐप सहकार सारथी बहुत कारगर होने वाला है। मैंने इसको बारीकी से देखा है और आने वाला जब ये पूरा एक चक्र बन जाएगा तब ई-केसीसी का किसान क्रेडिट कार्ड रखने वाला एक व्यक्ति दुनिया के महंगे से महंगे क्रेडिट कार्ड जितनी सुविधाएं उसको हम प्राप्त हो जाएगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम, समस्या निवारण पोर्टल, कोई चीज बाकी नहीं है। सारी चीजों को समाहित कर ये सहकार सारथी शुरू किया है। सहकार सारथी प्राइवेट लिमिटेड एक प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले सभी कोऑपरेटिव बैंकों के लिए आने वाले दिनों में विकास का आयाम बनने जा रहा है। मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता है, एक स्तर के लोग बैठे हैं, आप नाबार्ड की साइट पर जाइएगा, ये सारी चीज़ें आपको वहीं से तुरंत उपलब्ध हो जाएगी और ये आने वाले दिनों में पारदर्शिता भी लाएगा, हमारी पहुंच भी बढ़ाएगा, हमारी क्षमता भी बढ़ाएगा और डेटा की लेगेसी के लिए बहुत खर्च करे बगैर एक अच्छा ऑप्शन भी हम लोगों को देगा। नाबार्ड ने सच अर्थ में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, जो उनका काम है बहुत समय के बाद आने वाले लंबे समय तक ग्रामीण क्षेत्र की बैंकों को मजबूती करने का काम आज नाबार्ड ने उठाया है। मैं फिर से एक बार नाबार्ड की पूरी टीम को और उसके अध्यक्ष साजी जी को हृदयपूर्वक बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, हमारे यहाँ कोऑपरेटिव ये कानून से चलने वाली व्यवस्था नहीं है। कानून तो चाहिए,
सुचारू रूप से चलने के लिए, मगर कोऑपरेटिव ये भावना से चलने वाला व्यवस्था है और कोऑपरेटिव की भावना को डाइल्यूट करे बगैर कोऑपरेटिव का एक्सपांशन करना, हर गांव में पैक्स, ज़्यादातर गांवों में डेयरी, हर जिले में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, हर जिले में दूध का प्रोसेसिंग यूनिट और राज्य स्तर पर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और देश भर के 1500 अर्बन कोऑपरेटिव, ये सब मिलाकर हम एक बड़ा ताकतवर ग्रामीण विकास, कोऑपरेटिव, पशुपालन और कृषि का एक अर्थतंत्र का आयाम सृजन करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आज आपको 2-3 एक्सपेरिमेंट जो आने वाले दिनों में देश के सामने आएंगे, इसके बारे में बात करना चाहता हूं। गुजरात में बनासकांठा में, शंकर भाई यहाँ बैठे हैं, बनासकांठा से ही आते हैं। बनासकांठा में और पंचमहाल में जेठा भाई भी बैठे हैं, दोनों कोइंसिडेंटली मंच पर बैठे हैं। 2 जगह हमने एक्सपेरिमेंट किया। कोऑपरेशन अमॉन्ग्स कोऑपरेटिव, हर कोऑपरेटिव संस्था का बैंक अकाउंट और बचत कोऑपरेटिव संस्था में ही होगा। आश्चर्यजनक परिणाम मिले। हजारों करोड़ की लो कॉस्ट डिपॉजिट कोऑपरेटिव बैंकों की बढ़ी है और अब ऋण लेने के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर को कम से कम गुजरात में अभी इसका फाइनल व्यवस्थापन हो रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। कुछ शायद कानूनी सुधार भी करना पड़ेगा, परंतु इसके बाद कोऑपरेटिव सेक्टर को 5 टाइम एक्सपांशन के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर के बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा, कोऑपरेटिव सेक्टर ही फाइनेंस करे। 5 गुना बढ़ोतरी करनी है तो भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मैं गुजरात के बाकी सारे जिलों में भी इसका अनुपालना शुरू हुआ है। सारे मार्केट, सारी डेयरियां, ग्रामीण डेयरिया, सारे पैक्स और सारे कोऑपरेटिव डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव के साथ जुड़कर एक कोऑपरेटिव बड़ा कोऑपरेशन एमंग कोऑपरेटिव के अभियान से जुड़े हैं। गुजरात का सफल प्रयोग होने के बाद जो टीथिंग प्रॉब्लम आए वो रिजॉल्व होते जा रहे हैं। कुछ पॉलिसी डिसीजन लेने पड़ेंगे और कुछ कानूनी बदलाव भी करने पड़ेंगे और कुछ रिजर्व बैंक ने भी सहायता करनी पड़ेगी। ये सब होने के बाद हम इसको पूरे देश भर में लागू करेंगे और देश भर में जब लागू करेंगे तब जो स्ट्रेंथ बढ़ेगी वो स्ट्रेंथ कोऑपरेटिव के एक्सपांशन के लिए होगी। और इसके लिए हमने एक राष्ट्रीय स्तर पर डेटा की निर्मित कर रखी है। आज हमारे पास सहकारिता मंत्रालय के पास और सभी राज्यों के रजिस्ट्रार के पास कौन से गांव में कितनी कोऑपरेटिव है इसका लिस्ट है। जब कौन से गांव में कितनी कोऑपरेटिव है इसका लिस्ट है तो ऑटोमेटिकली वैक्यूम को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। तो एक्सपेंशन किस गांव में करना है, किस क्षेत्र में करना है, वो आज एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से आइडेंटिफाई हुआ है। तो जब स्ट्रेंथ बढ़ेगी, फाइनेंशियल ताकत आएगी, तो कोऑपरेटिव के एक्सपेंशन के लिए जगह निश्चित है और वहां पर कोऑपरेटिव का एक्सपेंशन करेंगे। तो कोऑपरेशन अमॉन्ग्स कोऑपरेटिव एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो करीब करीब 2 साल से चल रहा है, मगर मैं मानता हूं कि ट्रायल संतोषजनक रीते समाप्त हुआ है। अब कुछ टीथिंग प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो चुके हैं, कुछ वैधानिक बदलाव करने पड़ेंगे, वो हम आने वाले वर्ष में एक वर्ष में करेंगे। डेयरी की सर्कुलर इकोनॉमी को भी भारत की संसद की सहकारिता के लिए जो परामर्शदात्री समिति है वो मेरे साथ परसों बनासकांठा आने वाली है। बनासकांठा जिला डेयरी ने डेयरी की सर्कुलर इकोनॉमी को पूरा चक्र उसका पूरा कर लिया है। गोबर का उपयोग कैसे होगा, मृत पशु की चमड़ी और हड्डी का उपयोग कैसे होगा, आज गोबर से गैस कैसे बनेगा, गोबर से गैस बनने के बाद उसका सबसे अच्छा लाभप्रद उपयोग कहाँ होगा, दूध के हर एक प्रकार के प्रोडक्ट अब हम उसमें आत्मनिर्भर हो गए हैं, कोई चीज इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, वे प्रोटीन तक सभी चीजें आज भारत में बन रही है। और अब डेयरी की पूरी मशीनरी भी, एक भी मशीनरी
मुझे कहते हुए आनंद है, एक ही बाकी था, वो भी बन गया है। एक भी डेयरी की सर्कुलर इकोनॉमी के लिए मशीनरी विदेशी नहीं है, सब हमारे देश में ही बन रहा है। तो एक प्रकार के डेयरी के क्षेत्र में सर्कुलर इकोनॉमी को समाप्त कर दिया गया और गन्ने की सर्कुलर इकोनॉमी के लिए हम काम कर रहे हैं। अथक प्रयास के बाद डेयरी की सर्कुलर इकोनॉमी गुजरात के डेयरी के कर्ता धर्ताओं ने किया है और वो मॉडल आज देश भर के डेयरी सेक्टर के लिए उपलब्ध है। मैं आशा करता हूं इससे किसानों का मुनाफा बहुत बढ़ेगा, क्योंकि कोऑपरेटिव सेक्टर में जो मुनाफा आता है अंततोगत्वा किसान के पास ही जाता है। दूसरा एक काम कर रहे हैं हम प्राकृतिक खेती पर। प्राकृतिक खेती वो विश्व के हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। मुझे पूरा भरोसा है, अभी मैंने कृषि मंत्रालय के साथ मीटिंग कर एक लिस्ट मांगा था कि कितने किसान इस देश में प्राकृतिक खेती अपना चुके हैं। तो 49 लाख किसानों ने प्राकृतिक खेती अपना ली है, सर्टिफाइड 49 लाख किसान, 49 लाख फार्मर्स जिनके पास सर्टिफिकेशन है कि वो खेत में जो बन रहा है, जो पैदा कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। अब ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि इसकी विश्वसनीयता क्या, ग्राहक को कैसे मालूम पड़ेगा कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। कोई भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के नाम से अपना माल का दुकान लगा देगा। तो हमने भारत ऑर्गेनिक्स और अमूल ऑर्गेनिक्स, ये दो के साथ भारत सरकार मिलकर लेबोरेटरी की एक पूरी चेन बना रही है और हर किसान की भूमि और उपज दोनों को ऑर्गेनिक टेस्टिंग कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ऑर्गेनिक टेस्टिंग कर भारत के और विश्व के बाजार के लिए हम खुला रख रहे हैं। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अमूल ऑर्गेनिक और भारत ऑर्गेनिक में खाने पीने की 40 चीजें अब ऑनलाइन भी उपलब्ध हो चुकी हैं। गेहूं का आटा हो, चावल हो, सभी प्रकार के दलहन हो, मरी मसाले हो, सारी चीजें। और आने वाले दिनों में जहर बगैर का खाना, ऑर्गेनिक खाना, ये हमारी जनता के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। और हमने लक्ष्य रखा है कि दुनिया भर के ऑर्गेनिक के बहुत बड़े बाजार में भारत का शेयर हम 2030 तक 20% से ज्यादा शेयर भारत का होगा और 2035 में हम 40% शेयर भारत के किसानों को मिलेगा। इसके लिए एक बहुराज्यीय ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव बनाया है जो किसानों से टेस्ट कर सारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अच्छे दाम से खरीदेगी, और एक एक्सपोर्ट के लिए बहुराज्यीय कोऑपरेटिव बनाया है जो पूरी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट दुनिया के किसानों के बीच में करेगी, दुनिया के लोगों के बीच में करेगी, जिसका फायदा कोऑपरेटिव बेस पर सीधा किसान के बैंक अकाउंट में जाएगा। मित्रों, आने वाले दिनों में सहकार टैक्सी भी हमने लॉन्च किया है और मुझे विश्वास है कि 2 साल में सहकार टैक्सी इस देश का कोऑपरेटिव बेसिस पर चलेगा, वो इस देश का सबसे बड़ा टैक्सी कंपनी बन जाएगा, कोऑपरेटिव बन जाएगा, इसको मुझे विश्वास है। क्योंकि अभी ट्रायल दिल्ली में शुरू हुआ है, सार्वजनिक नहीं किया है, ट्रायल बेस पर। मगर मैं परसों ही थोड़ा पूछताछ कर आया, हमारे कर्नल साहब देखते हैं इसको, उनको मैंने फ़ोन किया सुबह सुबह, तो मैंने पूछा कितना ड्राइवर रजिस्टर हुए, तो ट्रायल बेस पर 51,000 ड्राइवर दिल्ली में रजिस्टर हो चुके हैं। तो कोऑपरेटिव टैक्सी आने वाले दिनों में हमारे टैक्सी ड्राइवरों को उसका पूरा मजदूरी का पैसा, मेहनत का पैसा उसके बैंक अकाउंट में जमा हो, इस प्रकार की एक साइंटिफिक व्यवस्था बनने जा रही है। और हम कोऑपरेटिव इंश्योरेंस भी लाने जा रहे हैं, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस हो, चाहे एक्सीडेंट का इंश्योरेंस हो, सभी प्रकार के इंश्योरेंस कोऑपरेटिव बेसिस पर होंगे। और हर गांव में 3 युवा ऐसी रोजगारी प्राप्त करेंगे जो कोऑपरेटिव इंश्योरेंस के एम्बेसडर होंगे।
मित्रों, एक प्रकार से देश भर के कोऑपरेटिव सेक्टर को हम सृजित करना चाहते हैं। जब कोऑपरेटिव मजबूत होता है तो ऑटोमेटिकली कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, ये चारों ऑटोमेटिकली मजबूत होते हैं। और ये चारों मजबूत होते हैं तो ग्रामीण विकास होए बगैर रह ही नहीं सकता। एक बहुत बड़ा चक्र भारत सरकार ने बनाया है और इसके लिए भारत सरकार, मैंने जैसे आगे कहा आपको, उसमें बहुत फोकस काम कर रही है। क्योंकि ये एक डेयरी मजबूत होती है तो पोषण के समस्याओं का भी समाधान होता है, विमेन एम्पावरमेंट की बात का भी समाधान होता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत बनती है और किसान समृद्ध भी होता है। कोऑपरेटिव मल्टी डायमेंशनल फल देने वाला एक वृक्ष है। एक प्रकार से हमारे पुरखों ने जो कल्पना की थी कल्प वृक्ष की, इसकी हर चीज काम में आती है। इस प्रकार से कोऑपरेटिव एक कल्प वृक्ष है। मैं फिर से एक बार समिति में जो लोग आए हैं, आप लोगों का इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर पर भी स्वागत करना चाहता हूं कि आप सब मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आए हैं, इसलिए आपका एक विशेष स्वागत है। यहीं से 30 साल से मैं जनप्रतिनिधि बनकर जाता हूं और पहले विधानसभाओं में गया, फिर संसद में गया, यहीं से चुन कर आता हूं। और महात्मा गांधी की ये भूमि पर नरेंद्र मोदी जी ने जहां विकास की नई कल्पना भी सृजित की, आयाम भी बनाए, वो गुजरात की भूमि पर हृदयपूर्वक आप सबका स्वागत है। और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपका समिति निर्णायक बने, चर्चा खुली हो, समस्याओं को आइडेंटिफाई करे और समस्याओं का समाधान भी ढूंढ कर आए। और दिल्ली समिट में हम सब मिलेंगे तब एक एक्शनेबल प्लान के साथ मिलेंगे, इसका मुझे विश्वास है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके प्रेरणादायी शब्दों के लिए, बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए आपका हृदय से धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री जी। माननीय मंत्री महोदय के प्रेरणादायक शब्दों ने हमारे हौसलों को एक नई उड़ान